तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेबी एक रैप्टर का मुकाबला करते हुए डीप फॉरेस्ट में पहुंच चुका है, जहां पर फ्लाइंग ड्रैगन्स का दबदबा था। तो लिन भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी केव में पहुंच गया, जहां पर उसे रैप्टर की लाश और उसी के साथ ब्लू हार्ट का रेयर हब मिला। लेकिन फ्लाइंग ड्रैगन उसे वो हब कलेक्ट करने नहीं देते। तो उनके मुसलसल हमलों से और अपने दोस्त बेबी को बचाने के खातिर लिन ने ब्लू हार्ट को गिव अप किया। साथ ही वो अब वापिस लौटने का फैसला ले चुका था। मगर माउंटेन रेंज के आउटर फॉरेस्ट में कुछ बंदों पर एक डिमोनिक बीस्ट ने अटैक किया। तो लिन ने अपनी हीरोइक अंदाज में एक खूबसूरत लड़की की जान बचाई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देख पाते हैं कि माउंटेन रेंज की ये ट्रिप काफी बड़ी सक्सेस रही। हमने न जाने कितनी सारी मैजिकल बीस्ट की कोर को हासिल किया। जब मेरे फादर इन कोर्स को देखेंगे तब पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस पर मास्टर डिलॉन थोड़े से हैरान होते हुए उससे पूछने लगे कि क्या तुम ये सारी कोर्स अपने फैमिली को देने वाले हो। जिस पर लिन कहने लगा कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे फादर ने हमेशा ली फैमिली और ओशन टाउन का ख्याल रखा, प्लस उन पर मेरे छोटे भाई वॉल्टन की ट्यूशन का भी खर्चा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर अकेले ये सारा खर्चा उठाए। उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। जिस पर बेबी कहने लगा कि अरे तुम तो मेरे बारे में भूल ही गए। तुम्हें याद है ना, मुझे ढेर सारे लेग पीस खाने थे। 2-4 लेग पीस में तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। उसकी बातें सुनकर ही लिन को हंसी आ गई। वो बेबी से कहने लगा कि तुम्हें लेग पीस के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास इतना पैसा तो बाकी रहेगा जिसमें मैं तुम्हारा खाना खरीद सकूं। अब ये सुनते साथ ही बेबी ने चैन की सांस ली। वहीं पर मास्टर डिलॉन को तो बेबी पर हंसी आ रही थी। वो कहते हैं कि तुमने जितने मैजिकल क्रिस्टल को गेन किया है उनकी कीमत लगभग 70 या 80 हजार गोल्ड कॉइन्स तो जरूर होगी। जब तुम्हारे फादर को ये बात पता चलेगी तब तो खुशी के मारे सीधे चांद पर पहुंच जाएगा। और उतने में उन्हें अपने सामने एक जोरदार एक्सप्लोजन नजर आया। लिन कह रहा था कि ये तो फॉरेस्ट का आउटर इलाका है, यहाँ पर जरूर से कोई लो लेवल वाला मैजिकल बीस्ट होगा। तो फिर इस बीस्ट को मारने के लिए इतनी इंटेंस फाइट की क्या जरूरत। और दोस्तों ये वही सीन था जब लिन उस लड़की को बचाने के लिए पहुंच चुका है। सबसे पहला तो उस लड़की ने अपने अर्थ लैंसेस का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उस बीस्ट को मार नहीं पाती। उल्टा उसने तो उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और उसके साथी भी इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि कोई भी उसे बचाने बीच में नहीं आता। उतने में ही लिन ने सीधे जाकर उस बीस्ट के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। साथ ही वो अपनी शॉर्ट ब्लेड भी उसके सिर में घुसा देता है, जिसके चलते वो बीस्ट ऑन द स्पॉट मारा गया। और अब उस लड़की के पास पहुंच जाता है, लेकिन उतने में लिन को रियलाइज हुआ कि वो बीस्ट तो अभी तक मरा ही नहीं। उसने तो एक बार फिर से अपनी फायर को रिलीज करते हुए इन दोनों पर हमला किया था। मगर लिन ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ उस लड़की को साइड में हटाते हुए उस बीस्ट पर सीधे अर्थ लैंसेस से अटैक किया। और उसके अर्थ लैंसेस इतने ज्यादा भयानक थे कि उसने एक ही सेकंड में उस बीस्ट को मार दिया। वेल इस नजारे को देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा हैरान था। वो समझ जाते हैं कि लिन काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही उनमें से एक बंदे को लिन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लिन ने अपने हीरोइक अंदाज में उस लड़की को इम्प्रेस किया था। इसलिए वो तुरंत ही लिन से बात करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मेरा नाम है कैलन और मैं डेफ फैमिली का एल्डर सन हूँ। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो लिन भी उसे अपना नाम बताकर फटाफट से वहाँ से निकल पड़ा। तभी कैलन उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ से वापस जा रहे हो, तो क्यों ना तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। मगर लिन इस पर कोई जवाब नहीं देता और ना ही वो इन लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता था। मगर उतने में वो लड़की तुरंत ही लिन के सामने रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए। अब लिन ने तो ऑलरेडी उसकी जान बचाई और वो नहीं चाहता कि उसकी इस मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए वो इन सभी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कैलन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने इस लड़की की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। अब रात के समय ये लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन लिन इनके ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। वो तो अपना इनसे अलग एक कोने में सोया हुआ था। तभी वो लड़की एक ब्लैंकेट लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी और उसके आने का एहसास होते साथ ही लिन की नींद खुल जाती है। उसने तो अपनी शॉर्ट ब्लेड को भी तैयार रखा था, लेकिन फिर वो तुरंत ही शांत हो गया, क्योंकि वो लड़की तो बस उसे कवर करने आई थी ताकि वो ठंड से बचा रहे। सो इस तरह से लिन को यकीन हो गया कि ये लोग उसके लिए कोई थ्रेट नहीं। अब अगले ही दिन इन्होंने दोबारा से अपना सफर शुरू किया।
इस जर्नी में लिन ने उस लड़की को अर्थ पियर्सिंग टेक्निक का भी नॉलेज दिया था ताकि वो अपने अर्थ लेंसेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो लड़की उससे वादा करती है कि वो जरूर से इस टेक्निक पर प्रैक्टिस करेगी। तभी लिन उससे कहता है कि मुझे सभी ने बताया कि तुम वेलिन मैजिकल एकेडमी की टॉप जीनियस हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अर्थ लेंसेज टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर करोगी। वेल इन दोनों की बातें सुनकर कालान को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, मगर अब लिन ने उनकी जान बचाई है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता। इधर वो लड़की कहने लगी कि वैसे आप भी अर्न्स्ट एकेडमी के जीनियस हो, वैसे तो हमारी उम्र सेम है, लेकिन फिर भी आपने मैजिशियंस की 5वीं लेवल को अचीव किया और मैं तो अभी तक 4थी लेवल पर स्टक हूँ। साथ ही आपने तो अपने एक ही पंच में उस बीस्ट को भी मार दिया। इससे ये बात साबित होती है कि आपने कॉम्बैट पावर में भी महारत हासिल की। वेल इनके साथ जो 2 बंदे थे वो भी कहने लगे कि इन दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही, और उनकी ये बात सुनते साथ ही कैलन उन्हें गुस्से वाला लुक देने लगा, जिसे देखकर ही उन दोनों ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर दिया। और तभी इन्हें अपने सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी फ्लावर्स वैली नजर आई। ये नजारा इतना ज्यादा अमेजिंग था कि जिसे देखते साथ ही लिन का भी मूड फ्रेश हो गया, मगर उन्हें इन फूलों का नाम नहीं पता, तो उस लड़की से इन फूलों के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लड़की कहने लगी कि ये फूल और मैं एक ही नाम को शेयर करते हैं, इन्हें भी एलिस कहा जाता और मेरा भी नाम एलिस है। लिन तो हैरान होते हुए कहने लगा कि जब मैंने फॉरेस्ट में एंटर किया था तब इस फ्लावर्स को देख ही नहीं पाया, इतना बड़ा फूलों का समंदर मुझसे मिस हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि अब मुझे इसे देखने का मौका मिला, वरना ये तो इन फूलों की खूबसूरती का अपमान होता। तभी मास्टर डिलॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि जब हमने माउंटेन रेंज में एंटर किया था तभी फूल यहीं पर थे, बस तुमने उन्हें नोटिस नहीं किया, और जैसे एक लड़की तुम्हारे साथ आई तुमने तो तुरंत ही फूलों को भी नोटिस करना शुरू किया। अब ये उस लड़की का इन्फ्लुएंस है या फिर तुम्हारी नजरों का दोष, यही मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब फाइनली एक लंबा सफर तय करके ये लोग सिटी में पहुंच गए, जहाँ पर कैलन के ग्रैंडफादर ऑलरेडी उनसे मिलने पहुंच चुके थे। तो कैलन तुरंत ही उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए पूछने लगा कि ग्रैंडफादर आप यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए हो, जिस पर वो ग्रैंडपा जवाब देते हैं कि मैं तुमसे नहीं बल्कि इस बहादुर लड़के से मिलने आया था। इस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की है तो मैं रिवॉर्ड के तौर पर इसे 100 गोल्ड कॉइन्स देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रिवॉर्ड इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन ये हमारी डेफ फैमिली की तरफ से एक छोटा सा थैंक यू टोकन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लिन इस तोहफे को एक्सेप्ट करे। और उतने में उन्हें भीड़ से किसी बंदे की आवाज आने लगी, जो कि कह रहा था कि डेफ फैमिली तो वाकई काफी ज्यादा जनरस है। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एलिस का शराबी फादर था। वो कह रहा था कि फेनलाई सिटी की टॉप फैमिलीज में से एक है डेफ फैमिली, ये कभी किसी का कर्जा उधार नहीं रखते। देखो तो इन्होंने हल्की सी मदद के लिए 100 गोल्ड कॉइन से ही हैंड ओवर किए। अब ये सुनते साथ ही लिन को इस बंदे पर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने इन लोगों की मदद इंसानियत के खातिर की थी, ना कि किसी रिवॉर्ड के लिए। इसलिए वो बिना रिवॉर्ड लिए ही वहाँ से रवाना हो गया। एलिस को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी तक उसके बाप ने उसे ठीक से शर्मिंदा नहीं किया था, इसलिए वो तुरंत ही जाकर डेफ फैमिली की कैरेज की तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि काश ऐसी ही रईस फैमिली में मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तभी एलिस उससे कहने लगी कि फादर अब हमने निकलना चाहिए, लेकिन कैलन को पता था कि इसका बाप काफी ज्यादा लालची है और वो खुद एलिस को पसंद करता था। तो एलिस से कहता है कि तुम्हें पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरा एक सर्वेंट तुम्हें घर तक पहुंचा देगा। अब ये सुनते साथ ही एलिस का फादर फटाफट से उस कैरेज में बैठ गया, साथ ही एलिस को भी उसकी बात माननी पड़ गई। इधर लिन डेफ फैमिली से काफी ज्यादा दूर आ चुका था, और तभी उसे उस कैरेज के अंदर से एलिस के फादर की आवाज सुनाई देने लगी। वो लिन को देखकर एलिस को धमका रहा था कि इस बंदे की कोई औकात नहीं, ऐसी लो लेवल के लोगों से थोड़ा सा दूर रहा करो। आगे चलकर तुम डेफ फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हो तो तुमने उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो आगे चलकर कभी भी उस लिनले बरूच के साथ नजर मत आना, वो बंदा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो तुमने ऐसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वेल ये सारी बातें लिन ने भी सुन ली थी और उसे काफी ज्यादा बुरा लगा, और यही सारी बातें सोचकर लिन मास्टर डिलॉन से कहने लगा कि जब हम माउंटेन रेंज में गए थे वहाँ पर जंगल का कानून था, स्ट्रॉन्ग सरवाइव करेगा और कमजोर मारा जाएगा। ये कानून मुझे काफी ज्यादा बेकार लगा, लेकिन हमारी दुनिया भी उससे कोई अलग नहीं। अगर इस फेनलाई सिटी की बात की जाए तो ये ऊपर से काफी ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस नजर आती है, मगर इसकी हकीकत तो कुछ और है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लोगों ने अपनी हायरार्की एस्टैब्लिश की और वो गरीबों को कचरे से कम नहीं समझते, चाहे ये लोग ऊपर से कितनी अच्छी बातें क्यों न कर
कर ले, लेकिन फिर भी ये अपनी हिपोक्रेसी और कोल्डनेस को हाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अगर कोई गरीब है तो उसे कीड़ों जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। उसे तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसके पास ढेर सारा पैसा हो, और अगर कोई बेवकूफ अमीर रहा तो उसे सर पर बिठाया जाएगा। मेरे ख्याल से हमारी दुनिया तो माउंटेन रेंज से भी 1000 गुना ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पर अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा बना रहेगा। ये सारी बातें सोचकर लिन काफी ज्यादा मायूस था। वो कह रहा था कि अगर मैंने हार्ड वर्क नहीं किया तो सबसे पीछे रह जाऊंगा। तो मास्टर डिलान उससे पूछते हैं कि बच्चे, कहीं तुम्हें कंपटीशन से डर तो नहीं लग रहा? जिस पर लिन बताता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मुझे डर लगे। मेरा तो बस एक ही टारगेट है, मेरी बरूच फैमिली को दोबारा से रिवाइव करना। मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी जाकर मैं बरूच फैमिली की इस दुनिया में जगह बना सकता हूँ। और इसके लिए मेरे सामने चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वह लिन की ये सारी बातें सुनकर बेबी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो तो तुरंत ही उसके कंधे पर आकर उसे देखते हुए काफी प्यारी स्माइल करने लगा। और तभी लिन ने देखा कि ऐसी बातें करते हुए ये लोग अर्नस्ट एकेडमी के सामने पहुंच गए, जहाँ पर उसकी नजर पड़ी लियान और उसके बड़े भाई पर। तो उसने तुरंत ही लियान को आवाज लगाई। लियान भी उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो उससे कहने लगी कि चलो, इतने दिनों बाद फाइनली तुम वापिस आ ही गए, बताओ फिर तुम्हारी माउंटेन रेंज वाली ट्रायल्स कैसी रही? जिस पर लिन कह रहा था कि मेरी ट्रायल्स तो काफी ज्यादा स्मूथ रही, मुझे लगा नहीं था कि मैं बिना घायल हुए वापस आ पाऊंगा। और उतने में लियान का भाई उसके पास पहुंच गया और लिन को कांग्रेचुलेशंस करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ट्रायल्स अच्छी गई, मैं तुम्हारी इस कामयाबी पर दिल से खुश हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से निकल पड़ा। तो अब लियान भी लिन को गुड बाय बोलकर अपने भाई को फॉलो करने लगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते, जो कि अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था। उसके सभी भाइयों ने तो उसके सामने काफी टेंस माहौल बनाया था। ऐसा लग रहा था कि मानो लिन ने बहुत बड़ा मसला खड़ा किया। डॉसन उसे अपनी सीरियस टोन में बताने लगा कि परुक्स गैलरी से तुम्हारे लिए एक लेटर आया था। तो लिन भी थोड़ा सा पैनिक होते हुए फटाफट से उस लेटर को पढ़ने लगा। और उतने में उसके तीनों दोस्त काफी जोर जोर से हंसने लगे। एक सेकंड के लिए तो उन्होंने लिन को डरा दिया था। वो लिन को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगे कि परुक्स गैलरी के एग्जीबिशन हॉल में तुम्हें एक स्पॉट मिलेगा। तुमने तो अपनी कार्विंग दिखाकर परुक्स गैलरी के हेड को भी अमेज कर दिया। साथ ही डॉसन ने एक और बात के लिए चीयर्स किया था। वेल, इन चारों में से कोई भी फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुआ था और इसी वजह से ये चारों लोग काफी ज्यादा खुश हैं। साथ ही अब इनके हॉलीडे शुरू होने वाले थे और इस बार लिन को एकेडमी में रुकने की कोई जरूरत नहीं। उसने इतना सारा पैसा कमा लिया था कि वो अपने फादर को प्राउड फील करवा सके। अब रात के समय लिन फेनलाई सिटी में पहुंच गया और तभी उसके सामने फ्लावर की पेटल्स बिखर जाती हैं। साथ ही उसे एलिस की भी आवाज आई और उससे पूछती कि लिन, तुम इतनी रात गए फेनलाई सिटी में क्या कर रहे हो? जिस पर लिन कहने लगा कि यहाँ की परुक्स गैलरी में मेरा थोड़ा सा काम था, मैं अभी अपनी स्टोन कार्विंग को वहाँ पर डिलीवर करके वापस जा रहा हूँ। अब ये सुनते साथ ही एलिस तो काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्टोन को भी कार्व करना जानते हो, तुम्हारे पास तो न जाने कितने सारे हिडन टैलेंट हैं। जिस पर लिन कह रहा था कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कार्विंग जानता हूँ। खैर, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे हॉलीडेज पर अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। और इतना कहते साथ ही लिन वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि उसके जाने का जिक्र सुनते साथ ही एलिस थोड़ी सी परेशान हो गई। दरअसल ये बंदी लिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हिम्मत जुटाते हुए लिन से पूछती है कि क्या तुम वापिस आने वाले हो? तो लिन भी इस पर हाँ में जवाब देते हुए फटाफट से वहाँ से निकल पड़ा। वो एलिस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, उसके फादर की बातें सुनने के बाद तो बिल्कुल नहीं। इन दोनों के दरमियान जो फासला था उसे लिन ने पहले ही भाप लिया है। इधर एलिस की नजरें तो लिन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और उतने में उसे अपने शराबी बाप की आवाज आई। वो उसे चिल्ला चिल्ला कर घर में आने के लिए बता रहा था और तभी एलिस दिल ही दिल में लिन से कहने लगी कि तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा सेफ महसूस होता, ऐसा लगता है कि हर एक मुश्किल से बस तुम ही मुझे बचा सकते हो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ऊशान टाउन दिखाया गया, जहाँ पर बरूच फैमिली रहा करती थी। साथ ही हम लिन के
फादर यानी मास्टर बरूच को भी देख पाते हैं। वो अपने कुछ अकाउंट्स में बिजी थे और तभी मास्टर हिलमन वहाँ पहुँच गए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बरूच को बताने लगे कि देखिए आपका बेटा वापस आ गया। वहीं पर लिन ने फटाफट से जाकर अपने फादर के सामने अपना सिर झुकाया। हालांकि लिन के फादर को कुछ देर तक तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। लिन काफी लंबे अरसे के बाद अपने घर वापस आया था, इसलिए काफी देर तक तो वो शॉक थे और उसके बाद वो सीधे लिन के पास पहुंच गए। वो कहते देखो तो तुम मेरे जैसे ही टॉल हो गए, अब तो हम दोनों के कद में जरा भी फर्क नहीं रहा। और उतने में लिन ने काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने फादर को मैजिकल क्रिस्टल शो किए। इन क्रिस्टल को देखते साथ ही मास्टर बरूच तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये तो हाई लेवल वाले डिमोनिक बीस्ट के क्रिस्टल्स हैं। जिस पर लिन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, इन्हें सेल करने के बाद हमारे पास 70 से 80 हजार गोल्ड कॉइंस तो आराम से आएंगे। वेल यहाँ पर लिन को उम्मीद थी कि उसके फादर खुश हो जाएंगे, मगर वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। वो उसके हाथों को चेक करते हुए कहने लगे कि तुम जरूर से माउंटेन रेंज में गए थे, बस वहीं पर ऐसे हाई लेवल के बीस्ट पाए जाते। बताओ क्या तुम्हें चोट लगी है? वैसे तो लिन के हाथों पर उन्हें कोई घाव नजर नहीं आए। तो लिन उनसे कह रहा था कि फादर आप तो बेवजह परेशान हो गए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन मास्टर ऊशान का दिल नहीं मानता। वो लिन से कहते हैं कि जल्दी से अपना शर्ट उतारो। अब पहला तो लिन अपना शर्ट उतारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर जैसे उसके फादर ने उसे हुक्म दिया वो तुरंत ही मान जाता है। वो जानता था कि उसकी इंजुरीज देखकर उसके फादर काफी ज्यादा मायूस हो जाएंगे और यही रीजन था कि वो अपने घाव को छुपाना चाहता था। उसके पीठ और हाथों पर इतनी सारी इंजुरीज थी जिसे देखते साथ ही मास्टर ऊशान की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहे थे कि तुमने कई सारी मुश्किलों का सामना किया है। साथ ही उन्हें अपनी नाकामी पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वो ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर पाते तो शायद लिन को कभी ऐसी मुश्किलों को झेलना ना पड़ता। लिन बरूच फैमिली को उनके पुराने मकाम पर ले जाना चाहता है और ये बात मास्टर ऊशान भी अच्छे से समझ गए। वो लिन से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा थक कर आए हो, जाओ जाकर आराम करो। और फिर रात के समय डाइनिंग टेबल पर भी वो बस लिन को ही घूरने लगे। उन्होंने अपना मासूम बच्चा खो दिया था, अब उनके सामने जो है वो सिर्फ एक वॉरियर था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मास्टर ऊशान उनकी वाइफ की पोर्ट्रेट को देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो गए और तभी सीनियर हिलमन वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर ऊशान को समझाने लगे कि आप 13 सालों से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और आपको अभी तक इसका कोई क्लू नहीं मिला। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे? तो मास्टर ऊशान हिलमन को पुरानी बातें बताने लगे। वो कहते हैं कि वो रात मुझे आज भी याद है। वॉल्टन का हाल ही में जन्म हुआ था और हम दोनों को भी ऐसा लगा कि हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई, लेकिन हम उन खुशी के पलों को चेरिश कर पाए इससे पहले ही हम पर अटैक हो गया। ब्लैक रोब पहने हुए उन असासिन्स ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। मैंने वॉल्टन की मदर को वहाँ से भागने के लिए बताया था, मगर उसी वक्त एक बंदे ने लीना के अंदर अपनी तलवार पियर्स कर दी। साथ ही उन असासिन्स ने उसे खिड़की के नीचे पुश किया, लेकिन मैं लीना तक पहुँच पाऊँ इससे पहले एक असासिन ने मुझ पर भी हमला किया। तब तक लीना और वॉल्टन दोनों भी समंदर में गिर चुके थे। जब मैंने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की तब मुझे बस वॉल्टन मिला। वाली सारी बातें बताने के बाद वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। तभी मास्टर हिलमन उन्हें समझाते हैं कि वो इंसिडेंट काफी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन अब आपने अतीत को भूलकर मूव ऑन करना चाहिए। आपके दोनों बेटों ने काफी कड़ी मेहनत की और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो दोनों भी आपको खुश देखना चाहते। वही बच्चे हमारे बरूच फैमिली का फ्यूचर है, तो आपने भी मूव ऑन करते हुए फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जब उन बच्चों को पता चलेगा कि आप इतने ज्यादा मायूस हो तब उनका भी दिल टूट जाएगा। लेकिन मास्टर ऊशान हिलमन की कोई बात नहीं सुनते। उनके दिल के घाव अभी भी ताजा थे। भले इस इंसिडेंट को एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन मास्टर ऊशान के लिए ये यादें कभी फीकी नहीं पड़ेगी। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें उन असासिन्स के बारे में पता न लग जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।